नमस्कार। 5 राज्यों में जनादेश की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सबसे पहले बात पूर्वोत्तर और पूरब की करने, जहां रुझानों में भाजपा ने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर असम की वादियों तक कमल खिलता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर दक्षिण से आ रही है, जहां तमिलनाडु की राजनीति में सुपरस्टार विजय की नई पार्टी टीवीके ने ऐसी एंट्री मारी कि बड़े बड़े धुरंधर धराशायी होते दिखाई पड़ रहे हैं। पुडुचेरी में भाजपा पहले से ही मजबूत थी, एनडीए वहां पर और अपनी मजबूती दिखा रहा है। उधर केरलम में यूडीएफ ने बड़ी बढ़त बनाई है। नतीजे साफ होते ही देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े, गुलाल और मिठाइयों के साथ जश्न का दौर शुरू हो चुका है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे। तमाम राज्यों के चुनावी रुझान और नतीजों पर हम विस्तार से अगले 2 घंटे तक बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ आर्यन, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया आर्यन। तो सीधे तौर पर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। हालांकि डीडी न्यूज पे सुबह 7 बजे से लगातार एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि रुझानों की अगर हम बात करें तो वो स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत कितना रंग लाती हुई इस समय नजर आई है। तो एक एक करके एक एक सीट की भी बात करेंगे और साथ ही अपने मेहमानों के साथ भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक बार प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम मोदी के भरोसे को मिला पश्चिम बंगाल की जनता का बम्पर समर्थन। टूट गया ममता बनर्जी का तिलिस्म। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। असम में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार। ताजा आंकड़ों में बीजेपी हैट्रिक की ओर। जश्न में डूबे कार्यकर्ता। गौरव गोगोई नहीं बचा पाए अपनी सीट। तमिलनाडु में चल गया एक्टर विजय का करिश्मा। टीवीके ने डीएमके के किले में लगाई सेंध। पहुंचे बहुमत के आंकड़े के करीब। लेफ्ट का आखिरी किला हुआ ध्वस्त। केरलम में यूडीएफ को बढ़त। कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे जश्न। पुडुचेरी में फिर बन रही एनडीए सरकार। मुख्यमंत्री एन रंगासामी की अगुवाई वाली एआईएनआरसी का दबदबा पुडुचेरी में दिखा कायम। तो सुर्खियों के बाद में इस वक्त की बड़ी खबर, जो बड़ी सियासी तस्वीर है, उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि 5 चुनावी राज्यों में अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। 193 सीटों पर बीजेपी आगे है और 94 सीटों पर टीएमसी को बढ़त है। बिल्कुल। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बम्पर विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी समय अग्रसर होती हुई नजर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में शहर शहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जश्न की कई सारी तस्वीरें इस समय हमारे सामने आ रही हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त से कार्यकर्ताओं में भी काफी अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है। कई सारी तस्वीरें हैं जिसकी मिठाई बांटते हुए, ढोल नगाड़े। और इसके साथ ही असम की जब हम बात करते हैं तो असम में भी बम्पर बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आती हुई इस समय नजर आ रही है, क्योंकि 78 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे है और 3 सीटों पर जीत भी दर्ज भारतीय जनता पार्टी इस समय कर चुकी है। बिल्कुल। और तमिलनाडु की भी बात करें तो वहां शानदार विजय की ओर टीवीके की 108 सीटों पर विजय की जीत होती हुई दिखाई पड़ रही है। अपने आप में ये बड़ा करिश्माई एक तरीके से आंकड़ा है, जहां पर 180 सीटें 234 में से 108 सीटों पर विजय को जीत हुई है, विजय की विजय हुई है। पुडुचेरी में सीएम रंगासामी ने बड़ी बढ़त से दर्ज की है जीत। तो अपने आप में पुडुचेरी में भी एनडीए बढ़त की ओर लगातार बना हुआ है। पुडुचेरी में एनडीए सरकार का रास्ता साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी सियासी तस्वीर इस वक्त राज्यों की। बिल्कुल। इसके साथ ही केरलम में लेफ्ट पर यूडीएफ इस समय भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी है वहां पे। लेकिन फिलहाल रुझान के साथ साथ अब नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं और अलग अलग तस्वीरें भी कई सारी सामने आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भरोसा था उसको कहीं ना कहीं जीत मिलती हुई इस समय नजर आ रही है। और इस समय पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय जश्न में डूबे हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर ये जश्न मनाया है और इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ता जो है मिठाइयां बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ खास
तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। बिल्कुल, और लगातार जश्न की तस्वीरें भी हैं और बंगाल से लेकर दिल्ली तक भी लगातार जश्न चल रहा। कोलकाता में जश्न की तस्वीरें, तो झालमुड़ी बांटकर भी जश्न मनाया गया, क्योंकि अपने आप में झारग्राम से झालमुड़ी का जो पूरा एक कैंपेन शुरू हुआ, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से झालमुड़ी खाई, और वो अगली चुनावी रैली में उन्होंने कहा भी कि झालमुड़ी तो मैंने खाई, लेकिन पता नहीं किसको किसको मिर्ची लगी। और उसके बाद में आज नतीजों में वो सारी बातें जमीन से किस प्रकार से एक ट्रांसलेट होती दिखाई पड़ी। वो 193 सीटें जो बीजेपी के हक में जाती नजर आ रही है बंगाल में, साफ तौर पे दिखाई पड़ रही। कृतिका, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ममता बनर्जी लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि टीएमसी 200 पार होगी, लेकिन यहां नतीजे बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। जो दावा उनकी तरफ से किया गया वो दावा पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि जनता का जनादेश क्या कहता है। पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो 294 सीटें हैं, लेकिन आज जो नतीजे आ रहे हैं वो 293 सीटों के आ रहे हैं, जिसमें से बीजेपी 193 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 95 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए हैं, और साथ ही 5 सीटें अदर्स के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। तो 193 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस समय कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक एक सीट को लेकर के अगर हम देखें तो अब नतीजे भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये पश्चिम बंगाल का बंगाल रॉयल बंगाल जिसको कहा जाता है, उसकी दहाड़ को लेकर ये संशय था कि किसके हक में जाएगा, लेकिन तमाम एग्जिट पोल ने कहा था कि यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी, और 192 सीटें इस बात की परचाया कि लगभग 2 सैकड़ा सीटों के आसपास पहुंचता हुआ बीजेपी का आंकड़ा। और ये पश्चिम बंगाल की पहचान के तौर पर ये अपने आप में ये टॉय ट्रेन, और यहाँ पर भी हम नंबर आप देख सकते हैं किस तरीके से 192 सीटें बीजेपी के हक में जा रही हैं। और अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सभी राज्य के सभी इलाकों से बीजेपी को जनता का समर्थन मिला है, और उन तमाम इलाकों में जो टीएमसी के कभी गढ़ हुआ करते थे, और ट्रम्प के माध्यम से भी आप देखिए किस तरीके से बंगाल और कोलकाता की पहचान ट्रम्प, और वहां पर भी आंकड़े दस्तक दे रहे हैं कि बीजेपी ने परिवर्तन ला दिया है। कृतिका, बिल्कुल ये परिवर्तन आ चुका है। बदलाव की जो हवा है वो इस समय हम साफ तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 बार से टीएमसी सत्ता में थी वहां पे, और लेकिन इस बार सूत्र साफ होता हो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, क्योंकि टीएमसी इस बार सत्ता से बाहर हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी पर वहां की जो जनता जनार्दन है उसने भरोसा पूरी तरह से जताया है। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो केंद्र में नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो तमाम बड़े फैसले लिए गए, उसका ये सीधा असर इस समय कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर साफ तौर पर नजर आ सकता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जिन बड़े मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, जमीन तक और लोगों तक पहुंचाया, उसका भी कहीं ना कहीं ये असर कहा जा सकता है। जबकि अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी एसआईआर का मुद्दा उठाती हुई नजर आई थी। कृतिका, ये इस तस्वीर में जो जश्न है ना, ये जो केसरिया गुलाल है, इसको लेकर भी लगातार कई दिनों से चर्चा थी पूरे बंगाल में। केसरिया गुलाल की खपत इतनी ज्यादा या डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि वो बाजार में कम हो गया, और आज वो खपत क्यों बढ़ी थी या मांग क्यों बढ़ी थी वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है इन आंकड़ों नतीजों में, जहां पर बीजेपी जश्न लगातार मना रही है, और केसरिया गुलाल की जो मांग बढ़ी थी वो आज जश्न की तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। हमारे साथ में खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है, उनका परिचय भी कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नंदिता चटर्जी रे हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम रामकृपाल जी, शुरुआत अगर आपसे करें तो किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, परिवर्तन ही नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में दशकों की परिपाटी के बाद एक नए परिवर्तन को भी देखा जा रहा है, सोच, विचारधारा और पहचान को लेकर भी। आर्यन जी, सिर्फ दशकों की बात मत कीजिए। आज़ाद भारत में जी, चूंकि बीजेपी तो थे भी नहीं, तो हमें कह सकते हैं आज़ाद भारत में बीजेपी कलकत्ता में विकल्प बनेगी सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी को, तीनों को बाहर करके विकल्प बनेगी, ये कोई सोच नहीं सकता था, बहुत दूर का था जी। उसका कारण ये रहा, देखिए बंगाल में शुरू से आप देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो बंगाल को जैसे कहते हैं एक पुनर्जागरण का केंद्र रहा है, हर तरह का एज ऑफ रेनेसां जिसको बोलते हैं, वहाँ शुरुआत हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा वामपंथी आंदोलन वहीं पनपा शुरू में, और उस वामपंथी आंदोलन को हिंसा के बूते कुचलने का काम कांग्रेस ने किया। सिद्धार्थ शंकर रे ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, और जब कांग्रेस बदली तो सीपीएम जब आई तो उनका तो पहले से था कि सत्ता बंदूक की नाली से निकलती है। तो सैद्धांतिक रूप से जब आप क्लास स्ट्रगल को मानते हैं तो अपने लोगों को बहुत हद तक नहीं रोक सकते। तो सीपीएम का एक दौर चला, और जब ममता ने सीपीएम को हटाया
तो वो सारे के सारे जो सिद्धार्थ शंकर रे के ज़माने से एक मिलिटेंट ग्रुप वहाँ बना हुआ था जी, वो आ गया ममता जी के पास और सारा। लेकिन इसी बार मैंने कहा है कि बीजेपी की जीत, जी, इस जीत की सबसे बड़ी सफलता मैं मानूंगा जब बंगाल से स्टेट द्वारा हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। और मैं समझता हूं आज वो पहली बार इसका आप सोच सकते हैं जी, कि बंगाल में कम से कम हिंसा बिल्कुल। कब जो जिस परिवर्तन की बात की जा रही है रामगोपाल जी, अगर वो परिवर्तन हिंसा रुक के हो तो बेहतर होगा। कृतिका हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल लेते हैं। बिल्कुल शुभेंदु अवस्थी जी, माफी चाहेंगे कि आपके साथ हम देरी से जुड़ रहे हैं, लेकिन सीधा सवाल आपसे यही है कि अब तो खुशियां ही खुशियां हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कई सारी तस्वीरें भी जो जश्न की तस्वीरें हैं, उत्साह की तस्वीरें, वो सामने भी आ रही हैं, और अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि जब शाम को प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो उसमें वो क्या कुछ कहेंगे। देखिए, जैसे अच्छे बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है तो खुशी तो होती है, वैसे ही हमारे को खुशी मिली है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, मैन टू मैन मैपिंग करी है, छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे किया है, और वर्षों से वहाँ पे चुनाव की तैयारी कर रहे थे। पिछली बार जब हम चुनाव लड़े और हमारी सीटें कम रह गई तो उस समय से हमने लगातार प्रयास किया है, और 5 वर्षों के प्रयास के बाद आज हम इस स्थिति पे आए हैं कि आप 192 की फिगर दिखा रही हैं। और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं मैं, दक्षिण से लेके पूर्व तक जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें ये आपको देखने को मिला है कि जिन लोगों ने सनातन का विरोध किया, जिन लोगों ने गाली गलौज किया, चाहे वो स्टालिन हो, स्टालिन के लड़के हों, या ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण हो, जनता ने उसको नकार दिया है। और ये जीत एक जनता की जीत है। और सबसे बड़ी बात क्या, वेस्ट बंगाल के अंदर तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहले कांग्रेस की सरकार, फिर लेफ्ट की सरकार, फिर ममता बनर्जी जी की सरकार, इन तीनों सरकारों ने वहाँ की जनता को प्रताड़ित किया, उनके सेवा काम करने का काम नहीं किया, प्रताड़ित किया। इसलिए जब इस बार आप लोग, जब हमारे आप ऐसे लोग जब वहाँ जाते थे और वहाँ की जनता से पूछते थे कि किसको वोट दोगे, तो जनता जवाब नहीं दे रही थी, जनता चुप थी, साइलेंट वोटर थे, वो कुछ जवाब नहीं देती थी। और जब 92% वोटिंग हुई तब हमको ये रियलाइज हुआ कि केरलम से इस वक्त तस्वीरें आई हैं। मैं शुभेंदु जी आपको थोड़ा सा रोकूं, क्योंकि जो केरलम से बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है अपने आप में। राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, वो जीत गए हैं और उनकी जीत का जश्न भी केरल में चल रहा था। शुभेंदु जी वापस आप पे आते हुए, क्योंकि सवाल ये है कि इस जीत के अब तमाम निहितार्थ निकाले जाएंगे, लेकिन जिस सनातन का बात आपने जिक्र किया, जिस प्रकार से हिंदू वोट को आपने अपनी तरह इंटैक्ट करने की बात की, लेकिन बंगाल के अगर पूरे राज्य के लिहाज से बात की जाए तो क्या जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, आप वहां भी जीत हासिल करने में कामयाब दिखाई पड़ रहे हैं अभी तक के नतीजों और रुझान के लिहाज से? वो क्या वजह आपको दिखाई पड़ती? क्योंकि आपका जो पूरा कैंपेन था उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा नजर आता था कि आप हिंदू वोटर्स को ज्यादा इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। शुभेंदु जी, वो वैसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से ही और सबके विश्वास से ही भारत आगे जाएगा। परंतु बहुत सारी जगहों पर, खासकर ममता बनर्जी ने ऐसा किया था कि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से लोगों को बुलाकर एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया था और गुंडों को ये कहा था कि आप वोट मत डालने दो। उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के, राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज के लोग थे, वो भी पीड़ित थे। उनको भी तो एक विकास चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ तो वो हिंदुओं के लिए भी हुआ, मुस्लिम के लिए भी हुआ। योजनाएं जो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार में नहीं थी, आयुष्मान ऐसी, वो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सभी के लिए हुआ। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं जो वेस्ट बंगाल में नहीं लागू करी ममता बनर्जी ने, वहां पर अब हमारी सरकार आई है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को फायदा होगा। मेरे को लगता है कि सबने मिलके हमको वोट दिया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है, इसी के कारण हम 192 200 के पास तक पहुंचे हैं। और हम सबको, सभी धर्म, सभी जाति, सभी पुरुष महिलाओं जी, आपको एक सेकंड रुकना चाहिए, क्योंकि केरल से जिस बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे थे, राजीव चंद्रशेखर जो नेमम विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है, और केरल जैसे राज्य में बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जिनमें से एक पर जीत भी हुई है। तो ये अपने आप में राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी और केरलम में वहां पे उनकी जीत के बहुत मायने हैं, क्योंकि इस तरीके से केरल जैसे राज्य में जो लेफ्ट के गढ़ के तौर पे, कांग्रेस का यूडीएफ गठबंधन के तौर पे
लगातार एक अल्टरनेट व्यवस्था चलती थी कृतिका, और वहां पर अगर बीजेपी अपना विस्तार करती नजर आ रही है तो एक बड़ा चेहरा भी राजीव चंद्रशेखर है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ा चेहरा भी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में बीजेपी वहां और मेहनत करती हुई नजर आएगी। जब अगले चुनाव होंगे तो हो सकता है कि आगे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रदर्शन किया, आगे आने वाले समय में वैसा प्रदर्शन हमें साउथ में भी कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। हमारे साथ में नंदिता चटर्जी भी लगातार बनी हुई। नंदिता जी, आज जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है और इसके साथ ही अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज भी इस बार अच्छा खासा हम सभी को नजर आया था, क्या प्रमुख तौर पर आप देखते हैं इसे? ये रिजल्ट जो है ये काफ़ी ऐतिहासिक आप बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार बंगाल में भाजपा की सरकार आई और भाजपा की जो मेन पेरेंट बॉडी था जनसंघ, उनके जो फाउंडर मेंबर थे बड़ी और खबर निशित प्रामाणिक का भी जो है वो बयान आया है। उन्होंने बयान दिया है, केंद्रीय मंत्री, सिर्फ सरकार नहीं देश की सुरक्षा का चुनाव हुआ, क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट है पश्चिम बंगाल। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला था घुसपैठ की वजह से। तो ये सिर्फ सरकार चुनने का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी, देश को बचाने को लेकर भी एक तरीके से चुनाव था, और जनता ने आंतरिक सुरक्षा के खतरे को बचाने का चुनाव था। ये पूरे देश को आंतरिक सुरक्षा के खतरे से बचाने का था, क्योंकि घुसपैठ एक बड़ा मामला है। बंगाल में घुसपैठ हो रही थी, जिसे रोकने का वायदा भी लगातार बीजेपी ने किया है कृतिका, और शायद जो एक पूरा बड़ा एक चुनावी मुद्दा था जिसके ऊपर लड़ा गया था, इसमें पूरे देश की जनसांख्यिकी प्रभावित हो रही थी, न सिर्फ बंगाल की बल्कि बंगाल से बांग्लादेशियों का तमाम देश के अलग इलाकों में जाना, उस पर निशित प्रामाणिक का बड़ा बयान। बिल्कुल, ये बड़ा बयान भी सामने आया, और इसके साथ ही मुझे याद है कि किस तरीके से अमित शाह की तरफ से ये बयान भी दिया गया था। उन्होंने ये वादा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो वो सबसे पहला काम घुसपैठियों को बाहर निकालने का करेंगे, और कहीं ना कहीं अब जो निशित प्रामाणिक का ये बयान आया वो ये दर्शाता है, और वो भी ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो सुरक्षा का चुनाव है। नंदिता जी, और ये जो जीत है आप इसको मोदी जी की जीत बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। फर्स्ट फेज़ में वो बहुत बार गए, फर्स्ट फेज़ के बाद हाँ, फर्स्ट फेज़ में बीजेपी का जो जिले में इलेक्शन था उसमें पिछली बार भी बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था। सेकेंड फेज़ में जो तो इलेक्शन था वो बीजेपी के लिए बहुत टफ था, क्योंकि वो पूरा तृणमूल का गढ़ था। सेकेंड फेज़ में प्राइम मिनिस्टर ने पहली बात वो गंगा में जो उन्होंने सफ़र किया, उसके बाद जो रोड शो किया, तो उसी वक्त से माहौल का परिवर्तन हो गया। फर्स्ट फेज तक तो सब जानते थे कि बीजेपी उस फेज में अच्छा करेगी, 100 से ज़्यादा सीट भी उनको मिल सकते हैं, क्योंकि उनका इंटरनल असेसमेंट भी था कि 95 से 105 सीट हमको मिलेंगी, कि उनका वो एरिया था। सेकेंड फेज के बाद लोग तब, उससे पहले नहीं सोचा जा सकता था कि फर्स्ट फेज के बाद कि ममता दीदी वापस नहीं आएगी। सब सोच रहे थे कि परिवर्तन नहीं प्रत्यावर्तन होगा, मतलब रिटर्न होगा। तो लेकिन जैसे ही वो मोदी जी का रोड शो वगैरह शुरू हुआ, तो खासकर शहरी इलाकों में ये जो सेकंड फेज़ है वो कैलकाटा प्रेसिडेंसी एंड एडजेसेंट एरिया जो है, तो वहाँ तब लोग रास्ते में उतरने लगे, लोग बोलने लगे कि खुल के बीजेपी के समर्थन में लोग सामने आए। इसीलिए रिजल्ट में कुछ हो सकता है, उसका एक पॉसिबिलिटीज़ था कि रिजल्ट में कि बीजेपी अच्छा फल करेगी, अच्छा रिजल्ट करेगी। ये तो खुद अभी जो रुझाने जो आ रही है 192, लगता है आगे और भी 200 पार भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये असेसमेंट तो खुद बीजेपी का भी नहीं था, इंटरनल असेसमेंट भी नहीं था। बिल्कुल, और शायद बंगाल में इसीलिए इतना जश्न नजर आ रहा है और केसरिया गुलाल भी लगातार दिखाई पड़ रहा है, रामकृपाल जी, क्योंकि कई चुनाव के ऐसे मोड़ होते हैं, वो चुनाव से कई बार पहले आते हैं, कैंपेनिंग के समय आते हैं, या बिल्कुल पोलिंग के दिन आते हैं, जिसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। क्या वो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको लगते हैं इस बंगाल के चुनाव में, जहां पे अपने आप में बहुत सी चीजें निर्णायक स्तर पे तय होती दिखाई पड़ी आपको? बिल्कुल। आप लोग ध्यान दीजिए, मोदी जी ने अपनी 2 सभाओं में कहा था कि हम बंगाल की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, और कलकत्ता के लिए तो विशेष रूप से उन्होंने कहा था कि कलकत्ता में जो एक कलेक्टर रहा है भद्र बंगाली, वो बोले हम इसको अक्षुण्ण रखेंगे। दूसरी बात, ये मोदी जी जान गए थे कि एक पूरे देश का, जैसा उन्होंने भी कहा है ना निशित प्रामाणिक ने, आप ये देखिए, इंसान आज के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा है, वो कल के लिए लड़ रहा है, वो अपने बच्चे के लिए लड़ रहा है। तो जिस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ अभी पिछले दिनों, और जिस तरह से हमारी उस समय की सीएम ममता बनर्जी ने स्टैंड लिया,
वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था अप्रत्याशित है, कोई एक वाक्य नहीं निकल रहा है बगल में। मतलब आप सोच लीजिए वहां से। और आजकल टीवी चैनल हर आदमी घर में जाता है, कम पढ़ा लिखा भी देख लेता है फिल्मों की तरह। वो समझ रहा है पूरी दुनिया में जो जिस तरह का चीजें चल रही हैं उसमें असुरक्षा की भावना आज की पीढ़ी, मौजूदा पीढ़ी में पनप रही है। क्योंकि बात वही है, अगर देश ही नहीं रहेगा, अगर हम नहीं, तो वो कुल मिलाकर के उसका ये होता भाई ठीक है छोड़ो भाड़ में जाए। लेकिन हम हिंदुस्तान का कैरेक्टर जिसको मोदी जी कहते थे कि अपनी एक अस्मिता उसको अक्षुण्ण रखते हुए विकास में शामिल हो जाओ और 47 तक इंडिया विकसित भारत बनेगा। दोनों चीजें चलती हैं। और उसमें देखिए हमेशा लगातार मोदी जी जो बातें कहते हैं वो एक युवा से लेकर के एक बूढ़ा भी, क्योंकि वो जब बात करते हैं तो एक बच्चे से भी बतियाते हैं, एक युवा से भी बतियाते हैं, एक उससे भी, उसको भी साहस देते हैं। जो चाणक्य ने कहा था परिश्रम स्वयं आनंद है, तो खुद ये कहते हैं कि परिश्रम से ले जाओ मत, पकौड़ा बना करके भी अगर आप कमाई कर सकते हो करो। तो ये जो चीजें हैं ना मोदी के विजन में, सबसे पहली बात है उनके रग रग में राष्ट्रीयता भरी है, इसलिए वो किसी भी राष्ट्रीयता के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इस बार जो बंगाल में था जी, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बड़ा भारी रोल एक प्ले किया है जिस तरह से घुसपैठियों का। और ये घुसपैठियों को लेकर के जिस तरह से SIR पर जो कैंपेन चलाया, जैसे लगता था ममता बनर्जी जी सिर्फ उन्हीं के लिए जा रही। बिल्कुल, और शायद इसीलिए वो कंसोलिडेशन भी दिखाई पड़ा एक तरीके से, इधर से भी उधर से भी। और शायद उसका ही नतीजा है, न सिर्फ बंगाल की सुरक्षा बल्कि देश की सुरक्षा को लेकर भी इन नतीजों के, इन रुझानों के मायने क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आता हुआ इस विषय पे, क्योंकि हमें एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के उस पार जब वापस आते हैं तो इन आंकड़ों के विश्लेषण पे हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अब नतीजे आए हैं उनके पीछे आखिर क्या कुछ प्रमुख वजह इस समय नजर आती हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान भी लगातार बने हुए, रामकृपाल जी और साथ ही नंदिता चटर्जी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। नंदिता जी, सीधे तौर पर अगर हम देखें, अगर बात तमिलनाडु की करते हैं पश्चिम बंगाल के बाद में, तो तमिलनाडु में भी एक अच्छा खासा बदलाव नजर आया, क्योंकि टीवी के जो कि पहली बार पार्टी बनी, पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन इतना बेहतरीन प्रदर्शन, अभिनेता से नेता बने विजय ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन की पार्टी करती हुई नजर आई है। ये क्या संकेत देता है? देखिए, इसका तो एक चीज़ दिखा जा रहा है कि बंगाल में भी देखिए, आप वहाँ पर भी देखिए, साउथ में भी देखिए, जो रीजनल जो पार्टीज़ है ना, उनके ऊपर से लोगों का मन थोड़ा उड़ जा रहा है। और इसका कारण है इनका अंदर का करप्शन। ये लोग परिवारवाद, करप्शन, इस चीज़ों में इस तरह से घिरे रहते हैं कि लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो वही सेम चीज़ वहाँ पर भी परिवारवाद का एक, मतलब स्टालिन का परिवारवाद का एक बड़ा ही वो है। उनके पार्टीज़ में भी देखिए, उनकी बहन से लेके उनके जो सांसद हैं यहाँ पर, वो लोग भी करप्शन के लिए ही जेल गए। भले ही आज वो सांसद है, बरी भी हो गए हैं, व्हाटएवर, लेकिन उनके ऊपर जो चार्जेस वगैरह, तो लोग तलाशते रहते हैं। उनको अगर सही ऑल्टरनेटिव मिले तो वो लोग जो चेंज के लिए तैयार है, ये एकदम स्पष्ट रूप से वहाँ से उभर के आया है तमिलनाडु से। बिल्कुल। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि तमिलनाडु का जिक्र हुआ तो इस बार के चुनाव में, क्योंकि डीएमके गई थी स्टालिन के चेहरे पे और उनके काम को लेकर, या ये डीएमके में एक थोड़ा सा बिखराव की स्थिति दिखाई पड़ रही थी, एनडीए का पूरा एक ग्रुप था, लेकिन टीवीके को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। क्या बड़ी चीजें इस बार के इन नतीजों ने तय की हैं तमिलनाडु की सियासत में, जिसको हम द्रविड़ पॉलिटिक्स कहते हैं, एंटी हिंदी पॉलिटिक्स के लिहाज से कहते हैं, या क्या अपने आप में एक नई परिभाषाएं इस नतीजों ने गढ़ दी हैं? देखिए अरुण जी, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, हम करीब 65% हमारे यहाँ जो आबादी है वो 18 से 40 के बीच की है। तो आप ये सोच लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसको जमीनी सजाए देखिए कि आप द्रविड़ के नाम पर, द्रविड़ कल्चर भाई है तो भारत का ही ना, एक उसको एक पैरेलल लेके चल रहे हैं जैसे कि बाकी भारत अलग हो और ये कोई चीज़ अलग हो। तो क्या होता है, जब तक वो जनरेशन सिर्फ तमिलनाडु में रहती थी,
आज वो जनरेशन जा रही है, बाहर जा रही है। आप पिचाई को देखिए, गूगल के सीईओ हैं वो, आज लोग जा रहे हैं, विजन बढ़ रहा है। तो अब धीरे धीरे वो जो जकड़न थी ना ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के समय से, वो जो आया अब वो धीरे धीरे छंट रही है। दूसरी चीज़, किसी भी देश में जो विकास होता है वो एक क्षेत्र अलग नहीं, उसका आप तभी लाभ ले सकते हैं। जैसा आपने कहा कि पहले बहुत सारी चीज़ें जो थी स्टेट के अंडर में आती थी, आज वो चुपके से वो चली गई मोदी जी के अंडर में। आप यूँ समझिए, एक महिला जिसका घर नहीं था वो जाती है शौचालय में तो मोदी याद आते हैं, बिल्कुल। किचन में आती है तो मोदी याद आते हैं, सिलेंडर उसको मोदी ने दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंटीग्रेशन नेशनल लेवल पर सोच, जो पहले बहुत क्षेत्रीय संकीर्ण था, वो पीढ़ी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो नया बच्चा आ रहा है उसको भविष्य कहाँ दिखाई देता है? दुबई, मुंबई, सिलिकॉन वैली, मतलब मीन्स वो एक बड़े विजन को लेकर के आ रहा है। वहाँ पर आप ये स्टेट कल्चर और भाषा का ये डर दिखा करके बहुत दिन तक नहीं, अब वो डर निकलने लगा है लोगों के मन से। आज वो खुल करके निर्णय लेने की स्थिति में है। बिल्कुल, यानी कि जो स्टैंड लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो जनता जनार्दन है उसकी जो नब्ज है उसको पकड़ने का काम कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय कर रही है। और इस समय हम तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय खुशियां और साथ ही मिठाई बांटते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। उनके साथ में और भी कई सारे बड़े चेहरे इस समय हम देख सकते हैं। तो सीधे तौर पर हर जगह से ये उत्साह और साथ ही मिठाइयों की ये तस्वीरें नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरीके से उत्साह का माहौल इस समय नजर आ रहा है। और इसी के साथ चलिए पश्चिम बंगाल में, ये तो बात रही 2026 की, लेकिन इससे पहले के विधानसभा चुनाव जो थे 2021 से लेकर 2026 तक, अब तक क्या कुछ बदलाव हुआ है उस पर एक नजर डाल लेते हैं और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आरेंद्र प्रताप सिंह का। आरेंद्र। बिल्कुल शुक्रिया। और हम अगर बात करें पश्चिम बंगाल में रुझान और नतीजों के लिहाज से 293 सीटों में से 2021 का जो बंगाल था उसका कलर कोडिंग कुछ इस प्रकार की थी। केसरिया रंग बहुत कम था, हरा रंग टीएमसी का ज्यादा नजर आ रहा था। और अगर 2026 के नतीजों की बात करें तो आप सीधे तौर पे दो मैप की तुलना कर सकते हैं। क्या स्थिति है? 77 सीटों पे 2021 में बीजेपी थी, जो कि अब बढ़कर 192 हो गया इस बार के लिहाज से अगर बात की जाए। और टीएमसी के लिहाज से बात की जाए तो टीएमसी 215 सीटों पे थी 2021 में, जो कि महज 98 सीटों पर सिमट के नजर आ रही है। और कांग्रेस ने हालांकि 2021 में शून्य सीट थी, जो कि अब की एक सीट उसकी होती नजर आ रही है। क्षेत्रवार अगर बात की जाए तो वर्धमान की कुल 37 की जो सीटें हैं उनमें से किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में जो सीट्स मिल रही हैं अलग अलग पार्टियों को, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। वर्धमान क्षेत्र में अगर बीजेपी की बात की जाए तो 8 से 37 हुआ है, टीएमसी 46 से घटकर 17 रह गई है। तो ये अपने आप में वर्धमान क्षेत्र की एक बड़ी सियासी तस्वीर है। बाकी अन्य पार्टियां जो पहले भी शून्य थी अभी भी शून्य नजर आ रही हैं। जलपाईगुड़ी के क्षेत्र की बात की जाए तो 21 से 27 सीटों का सफर बीजेपी ने तय किया, जबकि टीएमसी को 5 सीटें पिछली बार मिली थी, शून्य इस बार वहां नजर आ रही है। तो जलपाईगुड़ी की अन्य की अदर्स को भी पिछली बार एक शून्य सीट मिली थी, जो इस बार शून्य नजर आ रही है। तो जलपाईगुड़ी की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। मालदा की बात की जाए तो पिछले 2021 में 11 सीटों से इस बार 21 सीटों का सफर तय किया है, जबकि 38 सीटें जीतने वाली टीएमसी इस बार 24 सीटों पर सिमट गई है। तो ये मालदा की उन सीटों का हिसाब है जो पिछले 2021 के चुनाव से इस बार बदला है। 11 से 21 का सफर बीजेपी ने तय किया, जबकि टीएमसी को बड़ा नुकसान हुआ है। मेदिनीपुर की बात की जाए 23 सीटें 2021 में बीजेपी को मिली थी, 53 सीटें इस बार है, जबकि 33 सीटों से घट के महज 3 सीटों पर टीएमसी सिमट के रह गई है। मेदिनीपुर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में बड़ी सियासी तस्वीर दिखाई पड़ती है। 23 से 53 का सफर, यानी बीजेपी को बड़ा समर्थन इस पूरे इलाके में मिलता हुआ नजर आ रहा है। कलर कोडिंग के आधार पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैप बदल गया है, यहाँ पर स्थितियां बदल गई हैं। हरे से केसरिया रंग यहां पर दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में इस वक्त के 2026 के नतीजों के बाद में प्रेसिडेंसी इलाके की बात की जाए, मोटे तौर पे कोलकाता शहर के आसपास का 14 सीटें बीजेपी को मिली थी, उसके बाद से अब 42 सीटें हुई हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा जन समर्थन। कलर कोडिंग देखिए, यहां पर केसरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 52 सीटें इस बार मिली हैं और 93 सीटें पिछली बार मिली थी टीएमसी को, उसमें से 54 सीटें इस बार महज मिलती नजर आ रही हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। क्षेत्रवार नतीजों के लिहाज से अगर बात करें, बंगाल में प्रेसिडेंसी इलाके में बीजेपी को बड़ी बढ़त। मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों की अगर बात की जाए तो पिछली बार 7 सीटें थी, इस बार 30 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जबकि पिछली बार टीएमसी की अगर बात की जाए तो 103 सीटों पर 2021 में टीएमसी को जीत मिली थी और वो संख्या इस बार काफी घट के 75 रह गई है। तो मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी की जीत का जो समर्थन है वो बढ़ता नजर आ रहा है।
भगवा मैं हुआ देश, क्योंकि इस बात को भी समझना जरूरी है कि इस बार के 5 राज्यों के चुनाव से पहले किस प्रकार की स्थिति थी, और ये स्थिति दिखाती इन तमाम राज्यों में, पूर्वोत्तर से लेकर मध्य भारत से लेकर पश्चिमी भारत और जो पूर्वोत्तर का इलाके, इन तमाम राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। अब इन चुनावों के बाद में ये केसरिया जो है वो बंगाल तक पहुंचा है, और अगर बात की जाए तो कहां ऊपर से गंगा सागर से नीचे, गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक बीजेपी या एनडीए की सरकार लगातार तमाम राज्यों में मौजूद है। तो बीजेपी जिस मिशन को लेकर चली थी, उस मिशन में भगवा में देश करने को लेकर, यानी कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए जो जन समर्थन जुटाने की जो मुहिम थी, उसमें आज के ये नतीजे एक बड़ी तब्दीली साफ तौर पे दिखाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने गंगा सागर में पूजा करते हुए देखा था अमित शाह को, जब वो वहां पे चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, और बंगाल में बीजेपी की इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री सीधे तौर पे दिखाती है कि जन समर्थन देश भर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में देश की बड़ी सियासी तस्वीर। कृतिका, ओवर टू यू। शुक्रिया आर्यन। तो आर्यन ने सीधे तौर पर ग्राफिक्स और इसके साथ ही मैप के जरिए हम सभी को समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से देश में बदलाव की जो ये बयार है इस समय बहती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी मेहनत, अपनी योजनाएं और तमाम नीतियां, और जिस तरीके से जो तमाम योजनाएं लाई जाती हैं आम जनता के लिए, उसके सहारे किस तरीके से बीजेपी केंद्र के साथ साथ अब राज्यों में भी विस्तार करती हुई नजर आ रही है। और जिसका जीता जागता उदाहरण आज हम देख भी रहे हैं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसपे खास तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल पर हर किसी की नजर थी। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। नंदिता जी, अगर हम देखें तो लास्ट तस्वीर जो हम अभी अब से कुछ देर पहले आर्यन ने दिखाई कि जो देश है उसमें अब तस्वीर बदल रही है, भगवामय देश होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बाकी सब राज्यों में तो मतलब जो जो बेल्ट आप दिखा रहे हैं वो जिसको हम लोग काउ बेल्ट बोलते हैं, तो उसमें तो बीजेपी का वो था ही, मतलब गुजरात से लेकर इधर तक पूर्व भारत और पूर्वोत्तर भारत, इसमें जैसे उड़ीसा में नहीं था, बिहार में भी बीजेपी का नहीं था, गठबंधन की सरकार थी। लेकिन अभी जो है सब जगह बिहार में भी बीजेपी स्ट्रांग है, गठबंधन की भले ही सरकार हो लेकिन बीजेपी वहाँ आगे है, उड़ीसा में उनकी सरकार बन गई है। तो उनका जो पूर्व का जो विजय अभियान है वो अब कंप्लीट हो गया, क्योंकि बंगाल वहाँ पर सबसे बड़ा चुनौती था बीजेपी के पास, सबसे बड़ी चुनौती। क्योंकि सब लोग मानते, मतलब ये एक मिथ है कि दूसरे भाषा में प्रचार करके आप कोई स्टेट जीत नहीं सकते, मतलब यू नो द रीजनल लैंग्वेज, बिल्कुल कोई स्टेट है। लेकिन ये मिथ बंगाल में इस बार मोदी जी ने तोड़ दिया। उन्होंने तो सारे सभाएं हिंदी में ही किया, हिंदी में ही भाषण दिया, और वहाँ पे रैलियों में जो भीड़ थी वो भी कम से कम दिखाई पड़ती थी, और महिलाओं की बड़ी संख्या भी। बाकी जो गए यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी भी काफी सभाएं की, अमित शाह जी ने की। तो ये चीज जो है, मतलब अब वो वाला जो लैंग्वेज बैरियर का जो था, जो आंचलिक बात थे जी उसी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा, ये मिथ भी अब टूट गया है वहाँ पर। बिल्कुल। दक्षिण के किले को लेकर बात की जाती थी, काऊ बेल्ट को लेकर रामकृपाल जी लगातार बीजेपी को बात की जाती थी, गंगोत्री से गंगा सागर तक। ये अपने आप में एक स्थिति मौजूदा वक्त में भारत की सियासी राज्यों की तस्वीर दिखाई पड़ती है। और जब बिहार के चुनाव के नतीजे, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय से कहा था कि गंगा जी बिहार से बंगाल की ओर जाती हैं और बंगाल में उनका नौका विहार करना। आपको लगता है ये तमाम चीज़ें सब जुड़ी हुई हैं? क्योंकि वो जो मेहनत का जिक्र नंदिता जी कर रही हैं, लगातार नया गोल पोस्ट तय करना और उसके बाद ज़मीन पे काम करना, शायद तभी सफलता मिलती है। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ और है कि हम लोग आज की जो तात्कालिक घटना है उसका विमर्श करेंगे और ये भूल जाते हैं, लेकिन सब में लिंक होता है। आप ये देखिए, 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, तब से, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, जो कि माना जाता है बीजेपी का गढ़ रहा है, वहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी आईसीयू में चली गई थी। नॉर्थ ईस्ट किस तरह का था, लेकिन इन 12 सालों में नॉर्थ ईस्ट में आज पूरा भगवा रंग भरा, मतलब बीजेपी पहुंच चुकी है। और उसके बाद जो सबसे ध्रुव माना जाता था पूर्वांचल में, मतलब ये पूर्वी भारत में, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। अब आप ये कल्पना कर लीजिए कि उड़ीसा में बीजेपी आ गई, कभी नहीं आई थी पहले। उड़ीसा में बीजेपी आई, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, और बंगाल अब आ गया है। तो ये जो कह रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, यहाँ तो हो गया है। अब सिर्फ एक बचता है, तमिलनाडु, केरल
क्योंकि देखिए यहाँ भी चंद्रबाबू नायडू उसके मिल करके सरकार NDA बनी हुई है, सरकार, कोई जी। वो नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी पहले भी जा चुकी है और आएगी भी। अब क्या है, तो एक चीज मुझे याद आ रहा है, बीजेपी ने 2 से शुरुआत की है, बंगाल में 3 से शुरुआत की थी और 77 पहुंची है। इस बार सबसे बड़ी बात है, केरल में दरवाजा खटखटा दिया है कि हम आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपना। रामकुमार जी, ये तस्वीरें हम कुछ दिखाएंगे क्योंकि एसएस एलूवालिया और तमाम जो कार्यकर्ता जो लंबे समय से कृतिका उम्मीद लगाए थे जीत की, आज जब जीत आई है तो देखिए खुशी के आंसू। तो खुशी के आंसू इस समय नजर आ रहे हैं और ये दिखाते हैं कि वहां पर जो आम जनता थी वो कितनी त्रस्त थी। वो जीता जागता उदाहरण इस समय हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जब भाजपा सरकार बनने की खबर मिली तो एक कार्यकर्ता जो कि अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाया है और मुलाकात करने के लिए अहलुवालिया जी के पास पहुंचा है और उसकी भावनाएं ये बता रही हैं कि लोग कितना पीड़ा इस समय अभी तक झेल रहे थे। देखिए कैसे लोग टीएमसी के आतंक से परेशान थे और पश्चिम बंगाल में अब बदलाव बिल्कुल ये तय है, डर नहीं बल्कि विकास और सम्मान का नया दौर आता हुआ इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस समय बम्पर जीत की ओर है और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में फिश लंच का भी इस समय आयोजन किया गया, क्योंकि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो इसका भी काफी ज्यादा जिक्र हुआ था। बिल्कुल, मछली को लेकर, क्योंकि टीएमसी ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में बंगाल में आई तो आपके खान पान और खासतौर से मछली और नॉनवेज खाने पे रोक लगाएगी। उस पूरे नैरेटिव को तोड़ने के लिए जो पहली बात करके एक तरीके से कहा जाए तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो मछुआरा समुदाय है उनके प्रोत्साहन के लिए केंद्र की योजनाएं और बंगाल के लिए अपने विजन को सामने रखा था। उसके बाद हमने देखा था पूर्व मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का मछली भात खाते हुए वो वीडियो, जो एक संकेत था कि साहब हमें खान पान पे किसी का परहेज नहीं, हम खुद हर किसी के खान पान का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके के जो आरोप लगे थे अब उन आरोपों को नकारते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के दफ्तर में फिश लंच का जो ये आयोजन इस समय रखा गया है, क्योंकि एक बड़ी जीत की ओर इस समय बीजेपी अग्रसर है। रुझान इस समय हम सभी के सामने और बहुत जल्दी नतीजों में ये तब्दील होते हुए भी नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ में 2 खास मेहमान लगातार बने हुए। रामकृपाल जी, जिस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा, फिर चाहे वो खासतौर पर अगर वो तस्वीर मुझे बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से याद है, आईपैक विवाद जब हुआ था और खुद ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के नाते भी वो आईपैक जो विवाद, जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी तो वहां पर आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने यह तय किया कि इस बार डबल इंजन की सरकार बंगाल में बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। अब वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी सारी की सारी योजनाएं लगेगी। बंगाल की जनता का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। बंगाल की जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे और भरोसा व्यक्त किया। जनता का ये भाव प्रकट हुआ है और एक कार्यकर्ता के नाते आज बंग विजय से मैं भी बहुत भावुक हूं और अब पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब विकास की, सुरक्षा की, क्योंकि हमें सुरक्षा भी जरूरी है देश के लिए, एक नया अध्याय लिखेगी। मन संतुष्ट है और संतोष से भरा हुआ है। बंगाल का इस बार का जो ये चुनाव है, ये सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, बल्कि पूरा देश का इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को बचाने की, थ्रेट से बचाने की एक चुनाव है। जिस तरह से बंगाल से घुसपैठिया अनुप्रवेश हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, और जिस तरह से केवल बंगाल का ही नहीं बल्कि बंगाल की वजह से पूरे देश की डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा था, उस डेमोग्राफी परिवर्तन को रोकने के लिए, देश की अखंडता को ठीक रखने के लिए और उसके साथ साथ एक मजबूत और एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए बंगाल की ये जय बंगाल की आम नागरिक ने सुनिश्चित किया। बंगाल की जितने भी यहाँ का आम आदमी है, सबका सपना साकार हुआ।
तो अरुण सिंह को आपने सुना, इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान और साथ ही निशित प्रमाणिक को आपने सुना कि किस तरीके से जीत का श्रेय वो आम जनता को देते हुए इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यालय है वहां पर, जो मुख्यालय है वहां पे उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल इस समय नजर आ रहा है। कई सारी तस्वीरें भी सामने, लेकिन इसी के साथ हमारी सहयोगी भावना इस समय जुड़ गई है। भावना, क्या कुछ है इस बार आपके पास में? ओवर टू यू भावना। तो हमने देखा कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के चुनावी परिणाम के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा था कि क्या कमल कमाल दिखा पाएगा, तो कमल ने अपना कमाल दिखा दिया है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ विजय तिलक दिख रहा है, और असम की बात करें तो यहाँ चाय के बागानों में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। आइए हम आपको स्ट्राइक रेट बताएंगे, यानी कि स्ट्राइक रेट के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि किस पार्टी ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा और उसको उतनी सीटों पर कितनी जीत मिलती हुई नजर आए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ कांटे की टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच में थी। बीजेपी ने 294 सीटों पर चुनाव लड़ा और डबल सेंचुरी के बेहद ही करीब है। रुझानों के अगर तरफ देखें तो यहाँ अगर टीएमसी का स्ट्राइक रेट देखें तो 291 सीटों पर टीएमसी ने चुनाव लड़ा। वहीं आगे जो चल रही है इस समय 93 सीटों पर चल रही है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 32% स्ट्राइक रेट रहा है। पिछले कुछ चुनावों से बात करें जो कि टीएमसी का गढ़ रहा, टीएमसी 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन इस बार एक बड़ा नुकसान यहाँ टीएमसी के गढ़ को हुआ है। अब जब रुझान सामने आ रहे हैं तो ये देखा जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स किसके लिए काम करें। अब मंथन होगा। साथ ही अब तमिलनाडु की बात करें, दक्षिण भारत के 2 राज्यों में इस बार चुनाव हुए, तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु की बात करें तो एग्जिट पोल्स से बिल्कुल उलट फेर इस समय रुझान आते हुए नजर आए। जहां तमिलनाडु की बात करें तो विजय तिलक दिख रहा है। एआईएडीएमके की बात करते हैं, 172 सीटों पर चुनाव लड़ा, 234 में से जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो 50 सीटें। स्ट्राइक रेट जो है वो 21% दिख रहा है। आइए अब आगे बढ़ेंगे और दूसरे राज्यों की तरफ भी नजर डाल लेते हैं कि उधर का स्ट्राइक रेट किस तरीके का रहा है। असम की ओर चलते हैं, चाय के बागानों की ओर चलते हैं जहां कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ गौरव गोगोई यानी कि गौरव गोगोई के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 3G के बाद बात की गई, लेकिन कांग्रेस के जो पाले में कितनी सीट आई, 99 सीटों पर चुनाव लड़ा। आगे जिसमें वो रुझान नजर आ रहे 21 और स्ट्राइक रेट महज सिर्फ 17% रहा। हेमंत बिस्व शर्मा जो है उनकी जो कार्य प्रणाली रही, उनकी जो कार्य क्षमता रही, कहीं ना कहीं जनता ने उन पर विश्वास किया और एक बार फिर से असम में बीजेपी की हैट्रिक लगने को तैयार है। ऐसे में जो तमाम योजनाएं थी, जो मैनिफेस्टो आए, उसमें जनता ने भी ये देखा, परखा और जाना कि किस पर इस बार विश्वास किया जाए। आइए अब केरलम की तरफ चलते हैं जहां मुख्य तौर पर लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच रही और इतिहास गवाह है कि एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार बदलती रही, लेकिन पिछली बार 2 बारी से एलडीएफ आई। लेकिन अगर सीपीआईएम की बात करें तो ये कुछ स्ट्राइक रेट रहा। वहीं पुदुचेरी की ओर चलते 30 विधानसभा सीटें यहां पर है, केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम सीटें 5 राज्यों में सबसे ज्यादा यही है। एआईएनआरसी लड़े 16 सीट में 30 में से 11 पर आगे चल रहे हैं। स्ट्राइक रेट 37% रहा है। यहाँ भी एआईएनआरसी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, बहुमत के आंकड़े से आगे बढ़ चुकी है। वहीं केरलम की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस 92 सीटों पर लड़ी और 64 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरलम में कांग्रेस को एक बड़ी राहत की सांस मिली है, क्योंकि अगर 5 राज्यों में बात की जाए तो एक केरलम ही है जहां कांग्रेस को यहां फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आगे बढ़ेंगे और दूसरे राज्यों का भी नजर डाल लेते, कहा किस पार्टी ने कितने चुनाव लड़े और सीटें लड़ी और उसमें कितनों में उसे बहुमत मिलता हुआ नजर आया रुझानों के जरिए। लेकिन इस समय हम कृतिका और आरेंद्र के पास एक बार फिर चलेंगे और जो चुनावी विश्लेषण जनादेश के जरिए लगातार जारी है उस पर नजर डालेंगे। शुक्रिया भावना। तो सीधे तौर पर भावना ने हमें बताया कि किस तरीके से कितनी मेहनत राजनीतिक दलों की तरफ से की गई थी, लेकिन उनकी मेहनत कितना रंग लाई है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ा और कितने सीटों पर जीत दर्ज करते हुए इस समय नजर आ रही है, क्या उनका स्ट्राइक रेट रहा है, उसे बेहद ही संक्षेप में हमारी सहयोगी भावना ने हमें बताया। लेकिन इसी के साथ जनादेश 2026 में लगातार जो नतीजे आ जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन रुकेंगे इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और इस छोटे से ब्रेक के बाद जनादेश में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम सुबह से बात कर रहे हैं तमाम बड़े 5 चुनावी राज्यों में किस प्रकार की सियासत एक तरीके से देखने को मिल रही है, और तमिलनाडु के नतीजों के बाद रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में टीवीके की शानदार बढ़त पर पार्टी के चीफ विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने बेटे की सफलता पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक पल है और निश्चित रूप से विजय तमिलनाडु में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। First of all, I'm very proud and happy. Total, me and my wife, my wishes to my son, because I'm seeing last 2 years is confidence level. I'll come as a Chief Minister of Tamil Nadu. No alliance. So, good thing for Tamil Nadu and Tamil Nadu people, Tamil peoples. He is a young and energetic person, and everyone in Tamil Nadu is expecting that the biggest change through him, and definitely we believe that he can do the best out of among everybody, because being youngsters and his team is also very young, and we believe 200% make a difference, and definitely he will do it. There is no doubt about it, because what he speaks before the election, definitely he will make sure that it will happen. So that kind of assurance that we can give as a family, and we are very, very, very happy that he made such a wonderful change, and it is enormous victory. तो बिल्कुल, और ये विजय की बहन थी जो बता रही थी किस प्रकार से उस जीत के पीछे के तमाम कोशिशें और कैसे यहाँ से अब नई पार्टी के तौर पर आगे की बात आगे बढ़ती नजर आएगी। करता बिल्कुल, और इसके साथ ही एक बार अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि अभिनेता से नेता बने विजय का राजनीतिक सफर क्या कुछ रहा है अभी तक, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में टीवीके ने पूरी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा, अपने उम्मीदवारों को उतारा, और एक्टर विजय ने 2 साल पहले ही टीवीके बनाई थी। लेकिन इस दौरान उनके जो चुनाव प्रचार रहा, 2 चर्चित वादे उनके रहे। शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना, और इसके साथ ही जो नवजात बच्चे हैं उनको सोने की अंगूठी दी जाएगी। ये जो 2 चर्चित वादे सबसे ज्यादा नजर आए, क्योंकि साल 2009 की अगर हम बात करें तो विजय मक्कल इयक्कम की शुरुआत विजय की तरफ से की गई, जिसके बाद में फैन क्लब्स को नरपड़े इयक्कम के तहत उन्होंने इकट्ठा किया, संगठित किया अपने फैंस को, और साल 2011 में विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके गठबंधन का समर्थन भी मिलता हुआ इसको लेकर नजर आया। जिसके बाद 2024 2 फरवरी ये वो तारीख थी जब औपचारिक तौर पर टीवीके को उन्होंने लॉन्च किया, अपनी पार्टी को लॉन्च किया, और उसके बाद में सितंबर 2024 में टीवीके को चुनाव आयोग की तरफ से भी मान्यता मिली, और उसके बाद 27 अक्टूबर 2024 को विक्रमंडी में पार्टी की तरफ से एक बड़ा सम्मेलन, राज्य स्तरीय सम्मेलन रखा गया। और इस बार जब ये पहला विधानसभा चुनाव लड़ा तो एक बेहतरीन प्रदर्शन टीवीके की तरफ से किया गया, क्योंकि एक तरह से हम देखें तो शतक पार करती हुई इस समय टीवीके नजर आ रही है, जिसकी उम्मीदें बेहद ही कम कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। लेकिन अभिनेता से नेता बने विजय का ये सफर हमने आपको दिखाया। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी इस समय बने हुए हैं। रामकृपाल जी, हमने देखा है कि साउथ में अभिनेता से नेता बने हुए जो लोग हैं, अक्सर उनका प्रदर्शन जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छा ही रहे, लेकिन टीवीके को लेकर जो राय कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, क्या आप मानते हैं कि अच्छे संकेत, और इसके साथ ही एआईएडीएमके और डीएमके को कहीं ना कहीं वहां की जनता जो है नकार रही है इस समय? देखिए, नकार तो रही ही थी, और इसीलिए ये हुआ कि इतनी उबी हुई थी कि एक नए चेहरे को उन्होंने दांव लगा दिया है, एक तरह से उनके हाथ में कमान दी है। और ये साउथ में देखिए अक्सर क्या रहा है, जैसे एनटीआर थे या खुद अन्ना द्रमुक के ये अपने रामचंद्रन थे जी, तो ये लोग जाहिर सी बात है जनता के बीच पॉपुलर होते हैं। और फिर क्या होता है, सत्ता में पहुंचने के बाद जिन्होंने अपना संगठन बनाया, जैसे एनटीआर ने संगठन बनाया बाकायदा, वैसे ही रामचंद्रन जी ने भी अपना संगठन बनाया, तो पैरेलल खड़े हुए। अब इनके सामने जैसे देखिए चुनौती है और अच्छाइयाँ भी है कि इनके पीठ पर कोई भार नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। एक साफ सुथरा आदमी आया हुआ है राजनीति में जी, और अगर जाहिर सी बात है कि वो कुछ अच्छा ही करेगा, कम से कम कोई निगेटिव चीज़ तो नहीं करेगा। तो ये जो है, एक तो राष्ट्रवाद की बात भी करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनका
इनका जो रहेगा वो इंक्लूसिव रहेगा कहीं से। ठीक है, आपके पास में मैं वापस आती हूँ। इस बीच बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, जहां केरल में पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने इस समय कझाकुट्टम विधानसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज कर ली और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 3 सीटें इस समय अपने नाम कर ली, क्योंकि अभी रुझान थे और रुझान अब कहीं ना कहीं एक एक करके धीरे धीरे नतीजों में परिवर्तित होते हुए समय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और केरल जैसे राज्य में अपनी सियासी जमीन को तलाशना, क्योंकि एक बड़ा लंबा संघर्ष कृतिका बीजेपी का और संघ के कार्यकर्ताओं का केरल में रहा है और उनको एक तरीके से हमला भी झेला है, कई कार्यकर्ताओं की जान गई है। हमें याद है कि बीते समय संसद में जब हमने देखा किस तरीके से एक सांसद ने अपने कटे हुए लिम्फ के साथ इस बात का जिक्र किया कि साहब देखिए मुझे किस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी। एक संदेश साफ तौर पे था कि किस प्रकार के राजनीतिक इतिहास के साथ में, राजनीतिक हिंसा के साथ में केरल में स्थितियां रही हैं। लेकिन अब एक बड़ा एक बेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ बीजेपी के भी हक में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस जो का यूडीएफ गठबंधन है वो जीत लेता हुआ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। नंदिता जी, क्योंकि केरलम भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में एक तो सत्ता परिवर्तन, लेफ्ट का आखिरी किला जो कि ढह गया, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज बीजेपी को विस्तार करने के लिए जमीन मिलती नजर आ रही केरलम में। नंदिता जी, केरला में देखिए पहली बात यह है कि वहाँ पर इस बात तो वहाँ पर तो चेंज एक मैंडेटरी टाइप का होता है, 5 साल के बाद ही लास्ट टाइम ही 2 बार आ गए थे विजयन साहब, लेफ्ट, हाँ विजयन साहब 2 बार आ गए थे पिनराई विजयन साहब। तो आगे जो बीजेपी की जो एंट्री हुई है वहाँ अब लेफ्ट की सीधी लड़ाई बीजेपी से होगी, पहली बात, क्योंकि कांग्रेस तो ज़्यादातर जगह में देखिए वो बीजेपी से लड़ने में नाकाम है। जो स्टेट सारे रिजल्ट्स हैं कांग्रेस लड़ाई में उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। केरला में आगे के दिनों में लेफ्ट चाहेंगे कि पहले से वो लोग कम हो चुके हैं इस बार इलेक्शन में, तो अभी वो बीजेपी को रोकना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ ही हमारी सीधी लड़ाई रहे, लेकिन आगे इस चीज़ का, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 3 सीट बीजेपी ने इस बार जीत लिया है, मतलब खाता उन्होंने खोल लिया है। जो बंगाल में खाता खोला था 3 सीट से, वही 3 सीटों से खोला था, तो केरला भी खाता खुल गया है। और लेफ्ट तो ऐसे ही देश से जाने वाले हैं, और ये राजीव चंद्रशेखर जी की जो जीत हुई है मैडम जो केरलम में, उसके जश्न के शॉट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो राजीव चंद्रशेखर की जो सीट है वहाँ पर एक प्रकार से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और रामकृपा जी, आपको लगता है कि कई राज्यों में जिस बात का जिक्र मैं टर्निंग पॉइंट के तौर पर कह रहा था, केरल की सियासत में भी न सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ बल्कि बीजेपी को भी एक बड़ा सियासी आधार मिलता दिखाई पड़ रहा। पहले हमने स्थानीय निकाय के चुनाव में देखा, उसके बाद अब विधानसभा को लेकर भी तौर पर आरएस देखिए, मैं वही कह रहा था कि जो लोग कुछ छिटपुट लोग बच गए थे जो आज भी मानते थे कि हिंसा के बल पर, आप सिद्धांत में अगर ये मानते हैं कि बंदूक सत्ता बंदूक की डंडी से निकलती है, तो कहीं ना कहीं आपका सिद्धांत तो वही है, यानी क्लास स्ट्रगल को जो मानते हैं पूरी दुनिया ने इसको नकार दिया है। और जहाँ भी हिंसा के बूते जहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी, उसका बंगाल उदाहरण है किस तरह से जनता ने उसको नकार दिया। और केरल में भी जो भी सत्ता में आता है उसको ये सबक लेना ही पड़ेगा कि अगर केरल का वो कैरेक्टर नहीं बदला जो बंगाल का था, तो ये तय जान लीजिए कि केरल में भी, जैसा मैंने कहा आपने भी कहा कि बंगाल में 3 से 73 और 73 से 100% कुछ हो गया, ठीक है, वक्त लगा 2-3 बार का, लेकिन वहाँ पे केरल में भी मैं कहूँगा इमका कहीं बाहर के इमका हुए तो हैं, रोशन कहीं बाहर के इमका, यानी कुल मिलाकर के एक सूरज निकल रहा है वहाँ उम्मीद के किरण। और मैं हमेशा कहता हूँ बीज 2 सीट मतलब बीज है, अगर इस बीज को थोड़ी सा अच्छे ढंग से सेका गया तो ये वटवृक्ष बनेगा। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक आप देखिए बीजेपी का किस तरह विस्तार हो रहा है, तो केरल अछूता रहेगा ये मैं नहीं मानता। हाँ, आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं था, अब जनता धीरे धीरे ये 2 सीटें आई हैं। और राजीव चंद्रशेखर जी वैसे भी अच्छे मतलब जाने माने काफ़ी पॉपुलर आदमी हैं, उनका काम, तो यही चीज़ें जो होती हैं धीरे धीरे पनपाती हैं किसी पार्टी को, किसी पार्टी के कल्चर को, किसी पार्टी के सिद्धांत को।
बिल्कुल, और केरलम में कम से कम वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। और केरलम के लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुत सी चीज़ें दांव पे लगी हुई थी और एनडीए की ओर से भी तमाम कोशिशें की गई। प्रधानमंत्री भी तमाम जो बीजेपी की ओर से रैली करते हुए नजर आए और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है और लेफ्ट का आखिरी किला। और रामकृपाल जी, ये बात भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमने देखा है 31 मार्च 2026 अभी कुछ समय पहले ही देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ था और लेफ्ट को विचारधारा बहुत मेल खाती है और ऐसे में उस विचारधारा को उसके साथ जोड़ के देखा जाता था। और अब राजनीतिक तौर पर एक आखिरी किले के तौर पर भी कृतज्ञता कहीं ना कहीं अब केरलम से विदाई हो गई है। बिल्कुल, और ये असर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है क्योंकि केंद्र में इस समय भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए इस समय सत्ता में है और जो तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं उसका सीधे तौर पर असर इस समय नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो तमिलनाडु में भी इसका खासा असर देखने को मिलता है और टीवी के जो बेहतरीन प्रदर्शन इस बार करती हुई नजर आई है उस पर भी हर किसी की नजर बनी हुई, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले हमने उनके पिता और उनकी बहन ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मेहनत की गई थी वो इस समय रंग लाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको इस समय बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनता जनार्दन है और 5 साल में एक बार वो मौका देती है, तो अगले 5 साल बेहतरीन तरीके से अच्छा काम करने की जरूरत है राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय दलों को। अगर वो काम नहीं करेंगे तो जैसा हाल अभी हो रहा है ऐसा ही होता रहेगा और नई पार्टियों को मौका मिलता हुआ नजर आए क्यों ना कहीं। रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, इस सवाल में इस बातों की तमिलनाडु के नतीजे परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भी बड़े एक संकेत और संदेश देते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो उपजती कैसे हैं। वो एक नेता आगे चला तो चूंकि वो क्षेत्रीय उसका एक बहुत छोटे से क्षेत्र में रहता है तो वो अगर नहीं हुआ तो उसकी पत्नी आ जाएगी, नहीं उसका बेटा आ जाएगा। तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ परिवारवाद और क्षेत्रीयता आप ये देखिए बड़ी तेजी से लगे हुए हैं। और जब आने वाली नई पीढ़ी को लगता है कि इस भ्रमजाल में, इस जातिवाद में, फलाना में हम अटके रहे, हमें मिला क्या, वो मोहभंग वो टूटता है। और हमेशा ये देखिए सवारी किसकी की जाती है, जिसके हाथ में ज्यादा ताकत है, जो दे सकता है वो केंद्र है। यानी विकास भी अगर किसी क्षेत्र का, राज्य का भी करेगा तो केंद्र के बिना विकास संभव नहीं है। आज की तारीख में केंद्र बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये तो ममता बनर्जी भी कह रही थी कि हमारा इतना पैसा नहीं दिया, इतना नहीं दिया। बिल्कुल, क्योंकि जो राज्य के जो सत्ताधारी दल है उसके पास, उसके साथ और केंद्र के जो है आपस में समन्वय होना बहुत ज्यादा जरूरी है विकास होने के लिए। और इस बीच हम कुछ खास तस्वीरें भी इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां चुनावी नतीजों के बीच में राजीव चंद्रशेखर की तरफ से एक बड़ी बात कही गई और एक बड़ी प्रतिक्रिया इस समय नजर आई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि केरल में नई शुरुआत है, पहली बार केरल से एनडीए की ओर से 2 बीजेपी विधायक चुने जाएंगे और ये केरल के विकास की नई शुरुआत होगी। पहली बार पार्टी को हर वर्ग का समर्थन मिला। स्थानीय निकाय चुनावों में भी एनडीए को जनादेश दिया था और इस बार सीपीएम के खिलाफ मजबूत एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं नजर आती है। तो ये बात, ये प्रतिक्रिया राजीव चंद्रशेखर की तरफ से इस समय नजर आई है। और रामकृपाल जी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि केरलम से ही पहले राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, फिर प्रियंका गांधी इस वक्त वहाँ से सांसद हैं और बड़ा एक स्टेक कांग्रेस का भी वहाँ पे लगा हुआ है। नंदिता जी, क्योंकि तमिलनाडु और केरलम के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के नतीजे आए हैं, तो उस लिहाज से अगर हम केरलम में समझने की कोशिश करें, आपको लगता है कि केरलम में 2 विधायकों का होना बीजेपी के लिए एक बड़ी शुरुआत के संकेत की ओर, जो बात रामकृपाल जी कह रहे थे? हाँ, ये तो बड़े संकेत है ही, क्योंकि देखो आप 5 साल पहले नहीं सोच सकते थे कि केरलम में कभी बीजेपी के कमल खिल सकता है। अब बड़ा नहीं, छोटा ही से ही 2 किले हैं। तो और वहाँ पर जो जितने बीजेपी की कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुए, जैसे अटैक्स हुए, उसके बाद बीजेपी ने जो वहाँ जो ज़मीन वो पकड़ के वो लोग खड़े रहे, वो सब झेला, उनके ही नतीजे है कि आज उनका 2 कमल खिले हैं उधर। और आगे के दिनों में वो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, जो हमने बंगाल में भी देखा है, खासकर बंगाल चुनावों में, तो ये लोग तो एकदम मतलब सब पूरा शाम दाम दंड भेद करके जो ये लोग हर साल मतलब पूरा साल भर इलेक्शन मोड में रहते हैं। बिल्कुल, आज से इनका नेक्स्ट इलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है अगले इलेक्शन तक ये लोग और भी अपने आप को बढ़ा लेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँ कि वहाँ पर भी चेंज आ जाएगा इतनी जल्दी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग बढ़ा लेंगे। दिस इज द ट्रेंड ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स। बीजेपी के पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड है, बीजेपी जो है वो विस्तार। जी प्लीज। जी, आप देखिए केरल में सीट चाहे जो भी हो, बीजेपी का वोट % लगातार बढ़ रहा है। जी, लोकसभा में भी आपने देखा, लोकसभा में चाहे सीट भले न मिली हो, लेकिन वहाँ पे % वोट का बढ़ रहा है। अब ये तो
बाद में पता चलेगा कि इस बार कितना % रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन बीजेपी वहाँ पे ग्रो करने वाली, यानी वो एक पौधा है जो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि जो नीतियां हैं उनको जनता जनार्दन पसंद करती हुई नजर आई है। बीजेपी की जो नीतियां तमाम इस समय चल रही हैं। इसी के साथ ही केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने पर तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया इस समय सामने आई है। वो भी अपने दर्शकों को दिखाते थे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। 10 साल जिस किस्म की बुरी तरह की राजनीति इस सरकार की तरफ से मिली है, मेरे ख्याल में लोग को ऐसा स्पष्ट आया उनके मन में कि अभी बदलना चाहिए। और जब कांग्रेस आए, यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के भलाई के लिए हम सारे जो कुछ जरूरी हम करने के लिए तैयार हैं और हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे। मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, शशि थरूर अपनी बात सामने रखते हुए, लेकिन सवाल यही है कि अब केरल में सत्ता कांग्रेस नीत जो गठबंधन है यूडीएफ उसके पास गई है, लेकिन कृतिका अब वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको लेकर भी बड़ा कयास चल रहा है, क्योंकि इस सवाल को फिलहाल तमाम बड़े नेता टाल रहे हैं। शशि थरूर टाल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल टाल रहे हैं, लेकिन ये अपने आप एक बड़ी कशमकश के तौर पर लगातार बना हुआ। रामगोपाल जी, ये सवाल अभी अपने आप में मौजूद है जिसपे बात हो सकती है कि केरल में आखिर चेहरा कौन होगा। केरल में जो कुछ, अगर इतना मतलब यूडीएफ को इतनी जीत मिलने के बाद भी अगर आप पहले तो नहीं दिखा सके, लेकिन अगर आज भी की तारीख में भी चेहरा बताने में हिचकिचा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो कुल मिला के जो सोकॉल्ड यूनिटी है वो कितनी है। तो ये तो चूंकि ये मैंडेट और बिल्कुल लेफ्ट के खिलाफ था, जैसा कि मैंने कहा, लेफ्ट को इस देश में कहीं से भी अब सब जगह से खत्म हो चुकी है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं था। नहीं तो कोई यूडीएफ जो है कोई बहुत पसंद वाली चीज नहीं है वहाँ पे, जिस तरह कह रहे हैं। और अब जी, आप क्योंकि वोट शेयर की बात कर रहे हैं तो मैं केरलम का बता दूं, लगभग 11.5% के आसपास वोट शेयर बीजेपी का मिलता हुआ अभी दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो ये लगभग 28% के आसपास है। हाँ, नहीं, कांग्रेस तो खैर होगा, लेकिन क्योंकि 11% बीजेपी अगर पहुंच रही है, 11 से ऊपर ही होगा। हाँ, 11 से ऊपर है जी। हाँ, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक चीज है। बिल्कुल, और निश्चित तौर से ये स्थितियां लगातार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बनी हुई है। लेकिन इस बीच में बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में आंकड़ा बीजेपी का 196 पहुंच रहा है, जो कि पिछली बार के प्रदर्शन से 119 ज्यादा है और 91 सीटों तक सिमटती हुई टीएमसी नजर आ रही है। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। और जो खबर आ रही वो ये भी कि ममता बनर्जी अपने काउंटिंग सेंटर पे पहुंच गई है और उनका जो अभी सुबह से एक तरीके से वो कहीं ना कहीं इस आरोप को भी लगा रही थी कि उनके साथ तरीके से सही नहीं हो रहा उनके पोलिंग एजेंट्स के साथ में, लेकिन ऐसी कोई स्थिति या तस्वीरें या प्रमाण कम से कम तस्वीरों में तो कहीं से सामने नहीं आया। लेकिन ममता बनर्जी का अपने पोलिंग सेंटर पे पहुंचना कोलकाता में, ये भी अपने आप में इस वक्त की खबर है। बिल्कुल, क्योंकि खुद ममता बनर्जी से पहले भी हमने देखा है कि जहां भी इस तरह की खबर सामने आती है वो खुद वहां पर पहुंचती है। आईपैक विवाद का भी इससे पहले जिक्र हो रहा था, क्योंकि सीधे तौर पर जब ईडी की रेड पड़ी तो वहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंची थी तो अपने आप में कई सारे सवाल ऐसे उठे थे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वहां पर जाना पड़ा, आखिर ऐसा क्या था वहां पर। और जब वो वहां से उस कार्यालय से निकलती हैं तो वहां पे कई सारी फाइल्स लेकर भी निकलती हैं। नंदिता जी के पास जाना चाहूंगी। नंदिता जी, सीधे और ये तस्वीरें जो इस वक्त जिसका जिक्र खबर आपने ब्रेक की थी कि पार्टी कार्यालय में मछली लंच का आयोजन जो था उसमें मछली भात भी दिया गया है, मच्छी भात, तो वो तस्वीरें भी आ गई हैं, वो हम दिखा रहे हैं। और इस तस्वीरों के साथ में नंदा जी से अपना आप सवाल जी। नंदा जी, पश्चिम बंगाल में जैसे अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस समय जहां पर काउंटिंग सेंटर जो है वहां पर वो खुद पहुंच गई हैं। इससे पहले जब ईडी का विवाद था तब भी वो खुद आईपैक विवाद में कार्यालय पहुंची हुई थी। तो क्या ये एक शोभा देता है, एक मुख्यमंत्री रहते हुए आप खुद जा रहे हैं और जनता का जो जनादेश है उसको आप एक्सेप्ट करने में इतनी समस्या? देखिए, ये जो ममता दी आप जो बोल रहे हो कि ममता दी ईडी की वहाँ पर चली गई है, ये उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। वो रोड से उठ के नेत्री बनी है, मतलब उनका तो कोई फैमिली मतलब परिवार से नहीं है कोई, एकदम छोटी सी जगह से उठ के हुए। तो उनका जो पॉलिटिक्स है ना, वो रोड में जाके मतलब हर जगह पहुँच के, तो इस चीज़ में उनका जो छवि है बंगाल में और उनका जो इमेज है, इसमें बंगाल के लोगों को, मुझे पता नहीं बाकी इंडिया के लोगों को क्या, बाकी भारत के दूसरे राज्य में क्या लगता है, लेकिन बंगाल में ये एक्सेप्टेड है।
क्योंकि ममता दीदी भी बहुत बड़ी नेत्री है, तो उनका ये भले ही वो आज हार गई जो भी है, लेकिन उनका इस चीज़ मतलब इस नेचुरल एंड इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर कि वो प्रोटेस्ट करेगी। हाँ, उनका स्टाइल ऑफ एक्शन ऐसा है। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं नंदा जी, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई नेता के तौर पे हैं और 3 दशक के लेफ्ट पार्टी के जो किला था उसको उन्होंने संघर्ष करके ही काडर खड़ा करके ही उन्होंने कायम किया था और अपने आप पे एक चेहरे के तौर पे निकल के आना। निश्चित तौर से उनके उस तरीके को तमाम उनके राजनीतिक विरोधी भी सम्मान करते हैं और निश्चित तौर से इस बड़ी लड़ाई में अगर वो पिछड़ रही हैं तो वो हार मानना तो उनके जो उनका जो तरीका है कम से कम उसमें वो दिखाई नहीं पड़ता है। कृतिका जी जी क्या इसमें बिल्कुल ममता जी एक जुझारू नेता की उनकी छवि रही है और ये रहा है कि सड़क पर संघर्ष करने वाली महिला है। बस इतना ही फर्क पड़ा कि समय, हर चीज का समय रहते अपने को बदलना पड़ता है। आप जब विपक्ष में थे या विपक्ष की तैयारी कर रहे थे, सीपीएम खिलाफ लड़ रहे थे, तो जितना गुस्सा और जो सारी चीजें थी, आप खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद वही चीज नहीं कर सकते हैं। जैसे यही हुआ कि वहां चली गई फाइल छीनने के लिए, आप मुख्यमंत्री हो, ये मत भूल जाओ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल गलत है और कोई भी राज्य सरकार अगर इस तरह की हरकत करती है वो अक्षम्य है। तो मेरा वही कहना है कि आप हमारे अंदर जो हमारा यूएसपी है वही हमारी कहीं डिमेरिट भी ना हो जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंदा जी को एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के नज़रिए से बंगाल के नतीजों को समझना किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं को जो आर्थिक लाभ की बात है वो 1500 से 1700 रुपए। इस वक्त की बड़ी खबर, केरलम में बीजेपी को शानदार प्रदर्शन जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे और ये 2 सीटों से अब बात 3 सीटों पर पहुँच गई है और 3 सीटों पर बीजेपी ने केरलम में जीत दर्ज की है। 2 से ये संख्या 3 हो गई है। केरलम में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन जारी है और भले ही ये जीत या सत्ता तक पहुंचने की स्थिति नहीं है, लेकिन राजीव चंद्रशेखर और बी मुरलीधरन ने जीत दर्ज की है और ये जीत अपने आप में बीजेपी के लिए केरलम में एक बेहतर बड़े प्रदर्शन की सीधे तौर पर एक तरीके से उसको प्रतिलक्षित करते हैं और 3 सीटों पर बीजेपी ने केरलम में जीत दर्ज की है। और ये अपने आप में हम जिस बात का जिक्र अपने मेहमानों से लगातार कर रहे थे, किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है। उस संघर्ष बीजेपी का हो या संघ का हो जो लगातार लंबे समय तक रहा है केरलम में, और केरलम में एक बड़ी कीमत भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुकाई है उस सत्ता संघर्ष की इस पूरी तपिश के बीच में, क्योंकि केरल में भी राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन उस इतिहास से अब आगे बढ़ते हुए अब बीजेपी को जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजीव चंद्रशेखर और बी मुरलीधरन ने जीत दर्ज की है। नंदा जी, सवाल मैं आपको बंगाल को लेकर कर रहा था, महिलाओं के नज़रिए से, क्योंकि ममता दीदी ने साफ तौर से 1500 से 1700 रुपये आर्थिक सहयोग का जो उनका वादा, उधर 3000 रुपये महिलाओं को आर्थिक भरोसा बीजेपी की ओर से दिया गया। महिलाओं को भी एक संबल के तौर पर विश्वास देना, क्योंकि भय बनाम भरोसे की इस लड़ाई में महिलाओं ने, बंगाल की महिलाओं ने उस भरोसे को चुना है, उस पर जन समर्थन दिया। किस तरीके से इस बात को देखा जाए नंदा जी? देखिए, महिलाओं ने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए, ये बहुत स्ट्रेट हिसाब हो जाएगा ऐसा, क्योंकि ममता दीदी का जो पॉपुलैरिटी है ना, वो भले वो सत्ता में ज्यादा वोट तो मिला होगा ना, हाँ, तब तो शायद ये नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, उनका जो पॉपुलैरिटी है वो, ये जो महिलाओं का वोट जो गया है बीजेपी के पास, ये लोग ममता से नाराज नहीं, ये लोग तृणमूल से नाराज है। उनकी पार्टी के ऊपर लोगों की नाराजगी है, वहाँ के महिलाओं के, वहाँ के बंगाल की जो जनता है उनकी जो नाराजगी है ना, वो तृणमूल पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। लेकिन उनके जो काडर हैं या टोलाबाजी को लेकर जो कहा जाता है, तो उनको समर्थन तो दीदी का ही है ना, तभी तो ये कल्चर डेवलप हुआ। उनका जो कंट्रोल है, ये लास्ट फेज, मतलब इस फेज में उनका जो पार्टी के ऊपर कंट्रोल था वो काफी निकल चुका था, क्योंकि देखिए उनकी भी एज हो चुकी है और पार्टी बढ़ गई है। क्या होता है, सत्ता में रहते रहते बहुत लोग जुट जाते हैं, तो पार्टी बढ़ गए हैं, तो उनका कंट्रोल पार्टी से वो चीज़ चला गया था। वो अपने पार्टी के करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि वो शायद 100 से भी नीचे आ जाए। और महिला वाला जो है, महिलाओं को उन्होंने जो दिया है, लक्ष्मी का भंडार जो वहाँ का फेमस है, किसी भी आप कहीं भी स्टेट में देखो, किसी भी अगर आप वो स्कीम चालू करते हो, उसका फ़ायदा ना आपको एक ही इलेक्शन में मिल सकता है।
मतलब दूसरे इलेक्शन में आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो पैसा उन्होंने बढ़ाया, तो बीजेपी ने अन्नपूर्णा भंडार की बात की कि 3,000, पहले तो लोग नहीं माने कि ये लोग 3,000 कैसे देंगे जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो 3,000 के लिए फॉर्म भरवाया, तब महिलाओं में विश्वास आया कि नहीं ये तो 3,000 देंगे। तो ज़्यादा अगर मिल रहे हैं तो प्रेफरेबली जिनको ये स्कीम्स की ज़रूरत है, जो लोग इंडिपेंडेंट हैं उनकी बात अलग है, जिन महिलाओं के गांव की जिन महिलाओं के लिए उनके पास तो 1,500 से 3,000 एकदम डबलिंग द अमाउंट, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए तो दीदी को क्या मतलब, माँ बाप किसी को भी छोड़ सकते हैं। इट्स नॉट ओनली दीदी ना। ठीक है रामकृपाल जी, क्योंकि महिलाओं के नज़रिए से हमने देखा है कि और सामान्य तौर पे कहा भी जाता है कि महिलाओं में जो है एक तरीके से इस बात की समझ और शायद ज़्यादा बेहतर होती है कि कौन विश्वास लायक है और नहीं है। उस भरोसे को समझना, उस वायदे को ज़मीन तक उतारने की एक तरीके से उस कसौटी पे कसना, आपको लगता है कि वो भी इस चुनाव का एक बड़ा पैमाना रहा, जो नतीजे आज बंगाल में दिखाई पड़ रहा है? रामकृपाल जी। निश्चित रूप से आनंद जी, और जो बात आप कह रहे हैं, ये बात अगर आप देखिए तो क्या होता है कि एक ऐसी लीडरशिप जो वादा करती है, लेकिन जनता को भरोसा हो जाए कि अगर ये कुछ कम रह भी गया तो ये आदमी अपनी मेहनत जो है किसी और चीज़ पे नहीं करेगा, हमारे भले के लिए कर रहा होगा। यानी ये चीज़ अब आप देखिए, जब से मोदी जी करीब 12-11 साल हुए, विमेन एम्पावरमेंट का सबसे पहला उन्होंने शुरू किया, और जो ज़मीन पर जो काम किया है जहाँ जहाँ जैसे राज्यों में, तो बाकी महिलाएं भी देखती हैं कि अगर उन्होंने घर दिया, सिलेंडर दिया, महिलाओं के नाम पे मकान, हमारे जैसे पुरुषों के ये पुरुष वो जिसको कहते हैं समाज में महिलाओं को मालिकाना हक देना। अब आप जिनसे रजिस्ट्री कम हुई तो महिलाओं के नाम पे मकान होना, तो एक तरह से वो हर जगह जहाँ भी देखिए आप, और सेना से लेकर के और भी जगह पे देखिए, तो मोदी की छवि ये बन गई है कि ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए आदमी कमिटेड है, और जो भी करेगा भला करेगा, बुरा नहीं कर सकता किसी का। और यही बात सिर्फ महिला ही नहीं, मैं हमेशा एक बात को कहता हूं। सर आप अगली बात करें इसी में जोड़ के, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर भी बड़ा राजनीतिक बहस शुरू की गई थी। आपको लगता है कि ये सब चीजें कम से कम देश की जनता और वो तमाम लोग देख रहे हैं? देखिए आनंद जी, सब लोग देख रहे हैं। हाँ। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल तो सोनिया गांधी लेके आई थी, याद है आपको जी? वो क्यों नहीं हुआ पास? जब बीजेपी और कांग्रेस एक बिल पर साथ थे तो क्यों नहीं हुआ? ये केवल झुंझुना रहा है, और लोगों ने ये देखा है कि जो कांग्रेस जो नक्शा बनाती थी, कभी उस पर काम नहीं किया। काम किया मोदी ने, चाहे वो डायरेक्ट देखिए ये बेनिफिट ट्रांसफर हो, कहीं भी कोई भी चीज़ हो, लोगों को घर मिले, सारी चीज़ें मिले, राशन दिया, तो ये जो चीज़ें हैं ना, लोगों को लगता है कि यह आदमी जो वादा करता है पूरा करता है, और अगर कहीं नहीं पूरा कर पाया तो इसके नियत में कोई खोट नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल, और उस नियत पे कम से कम विश्वास और भरोसा दिखाई पड़ता। केरलम से जीत हासिल करने वाले राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री के तौर पे उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, ये आपको वो भी सुनाते हैं। And it is for the first time that we are seeing the party being supported by people across the board. We saw that in the local body elections when the people of Trivandrum gave the NDA the mandate to govern the Trivandrum Corporation, and it follows from that in these elections, in these assembly elections, there was a very, very strong anti-incumbency against the CPM. These elections were more about throwing out the CPM, and we are happy that today there are two MLAs in the assembly for the first time in the history of Kerala that will be representing the NDA and representing the people of Kerala. तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। दैनिक पूर्वोदय से एडिटर रविशंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविशंकर जी, सीधे तौर पर बात हम पश्चिम बंगाल को लेकर भी की और तमिलनाडु की, लेकिन अब अगर असम की बात करें तो असम में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए इस समय रिपीट होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के अगर हम हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें तो उनकी काफी फैन फॉलोइंग भी नजर आई। चुनाव प्रचार के दौरान उनके डांस करते हुए वीडियो और लोगों के साथ किस तरीके से वो जुड़ाव महसूस कर रहे थे, उसकी कई सारी तस्वीरें हम सभी के सामने भी आई थी। रविशंकर जी।
कि असम में इतनी बड़ी जीत जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ये एक रिकॉर्ड जीत हुई है। इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले पहली बार मिली है और अपने बलबूते पर बहुमत मिल गया। ये अलग बात है कि अलायंस है यहाँ पर एनडीए का, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ, तो उनका भी प्रदर्शन अच्छा है और ये लगभग सेंचुरी को टच करने की स्थिति में ये पार्टी है। ये अचानक नहीं हुआ है। बीच में ये लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी होगा क्या, और जिस ढंग से गौरव गोगोई आकर यहाँ पर कंपेनिंग वगैरह करने लगे थे, लेकिन और ये भ्रम फैलाया गया कि ऊपरी असम में अंडर करंट है, लेकिन डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का जो अपना परसेप्शन और उनकी जो काम करने की शैली है, लोगों के साथ जिस ढंग से वो कनेक्ट करते हैं, एक तो वो, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति असम के लोगों का जो एक स्नेह है, वो खुद से उनको जुड़ा हुआ पाते हैं। क्योंकि असम के लोगों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन असम और पूर्वोत्तर के ब्रांड एम्बेसडर भी, यहाँ के प्रोडक्ट को वो जगह जगह प्रचारित करते हैं और परफॉर्मेंस इस गवर्नमेंट का बहुत ही शानदार है जी। इसलिए तमाम जो इस तरह के आरोप लगे और इस तरह की चीजें लगे, उसको लोगों ने महत्व नहीं दिया। दूसरा, चुनाव के पहले महिलाओं के लिए जो किया गया, 40 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए उनकी आगे बढ़ाने के लिए, जो तरह तरह की योजनाएं हैं बेनिफिशियरी। अच्छा, एक चीज और भी लोग ये बोलते हैं कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार है, तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी। एक सुविधा का लाभ असम के हर नागरिक को मिला है। जो भारतीय नागरिक सरकारी नौकरियों में कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। वो वोट दें, हेमंत जी बार बार भाषण में देते रहे कि आप हमको वोट दें ना दें, वो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक सरकार के रूप में अपने हर नागरिक के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको मैं, और शायद वही रिपोर्ट कार्ड लेकर जो बीजेपी एनडीए मौजूद था उस पे जनता का मोहर लगी है और शायद इसलिए जो है हैट्रिक लगाते नजर आए हैं, क्योंकि रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं। असम के प्रदेश के भाजपा प्रभारी हरीश द्विवेदी ने राज्य में पार्टी की लगातार तीसरी जीत पर खुशी व्यक्त की है। हरीश द्विवेदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने असम में विकास के लिए व्यापक काम किया है और इसी कारण जनता ने एक बार फिर से भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है और अकेले भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार का जनादेश प्राप्त की है। तो मैं सर्वप्रथम तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार असम के विकास के लिए, पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में असम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, असम की शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, गरीब कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चलाई गई हैं, उससे लोगों के मन में विश्वास जगा कि असम को और आगे ले जाना, असम को एक विकसित राज्य बनाना है, तो फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहिए। इसलिए मैं असम की सम्मानित जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को असम की सेवा करने का अवसर असम की जनता ने दिया है। निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में असम को काफी हद तक आगे ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो लगातार रुझानों के बाद अब नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं और उसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की तरफ से इस समय सामने आ रही है, जो हम आप तक पल पल की अपडेट भी लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जनादेश 2026 में। हम लगातार बात कर रहे हैं 5 चुनावी राज्यों में आए नतीजे, जनादेश को लेकर किस तरीके से एक क्लियर कट स्थिति नजर आ रही है और जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। हमारे साथ में खास मेहमान रविंद्र कुमार जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके नज़रिए से अगर हम समझना चाहें, क्योंकि हम बात बंगाल की कर रहे थे, असम की कर रहे थे, तमिलनाडु की, लेकिन बंगाल के नतीजे अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं और अब इस वक्त का टैली 198 बीजेपी के हक में, 2
100 पार करते हुए 200 को छूते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी एक जीत सीधे तौर पे कही जा सकती है। रविंद्र जी देखिए, इसके पीछे चले जाइए, 2014 के लोकसभा चुनाव से अगर देख रहे हैं तो उस समय भी एक तरह से माहौल बना था कि जो यूपीए सरकार है वो पूरी तरह से अल्पसंख्यकवाद कर रही है। 2017 में भी जो यूपी चुनाव था उसके पहले की जो 10-15 साल की सरकार थी वहाँ पर भी एक माहौल बना था कि अल्पसंख्यकवाद हावी है उत्तर प्रदेश में, और नतीजे आपने सामने देखा। अब 2026 में भी वही बंगाल में हुआ। सबसे बड़ा अगर कारण कोई है तो ममता बनर्जी या टीएमसी का जो अल्पसंख्यकवाद या तुष्टीकरण, जो बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रही है, ये सबसे प्रमुख कारण रहा। सुरक्षा तो है ही वहाँ पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। और एक और उदाहरण दे दूँ, जब मैं अभी बंगाल गया था तो वहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण, मैंने अपने जो गाड़ी से मैं जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था, तो मैंने ये नहीं बताया था कि पत्रकार हूँ या मैं बीजेपी कवर करते रहा हूँ। ऐसी बंगाल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग यहीं पर जन्म लिए हैं। और आपको रोकना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में एक बड़ा उलटफेर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है और अपने आप में सीएम स्टालिन को करारी शिकस्त मिली है। यह खबर कुछ देर पहले आ रही थी लेकिन अब कंफर्म हुई है और सीएम स्टालिन खुद अपनी सीट हार गए हैं। तमिलनाडु की सियासत में एक सबसे बड़ी उलटफेर के लिहाज से कह सकते हैं, जहां पे टीवी के 108 सीटों पर न सिर्फ जीती है बल्कि सीएम स्टालिन को करारी शिकस्त मिलना, अपने चेहरे, अपने काम के आधार पर जीत का दंभ भरने वाले एमके स्टालिन अगर अपनी सीट हार रहे हैं तो अपने आप में ये डीएमके की स्थिति को दिखाता है। भले ही उस समर्थन में 71 सीटें नजर आ रही हैं डीएमके प्लस को, जो उनका गठबंधन है, लेकिन अगर सीएम स्टालिन अपनी सीट कृतिका हार रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। तमिलनाडु की सियासत में परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगते रहे हैं उसके नतीजे के तौर पर इसको देखा जा सकता है। कृतिका, बिल्कुल इसके नतीजे बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो वहां के जो जनता है उसके पास में 2 ही ऑप्शन थे, एआईए और इसके एआईए डीएमके और डीएमके, लेकिन इन 2 ऑप्शन के बाद में अब तीसरा ऑप्शन और टीवी के इस वक्त वहां की जनता के पास में सामने आया, एक नया चेहरा भी सामने आया। तो ऐसे में जनता ने भ्रष्टाचार और तमाम जो आरोप लगे थे, जो कार्यकाल रहा, जो कामकाज रहा सरकारों का, उनको सीधे तौर पर नकारते हुए टीवी के ऊपर भरोसा जताया। लेकिन इसके साथ ही कोलाथुर सीट पर पुराने साथी को भी पटखनी दी और सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर इस समय तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ी खबर है। इस पे आपका रिएक्शन, क्योंकि सीएम एमके स्टालिन अपनी सीट हार जाए, ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली स्थिति है। बिल्कुल, देखिए स्टालिन के बारे में ये कहा जाता है कि उनके कंधे पर था, करुणानिधि के बाद वही सबसे बड़े नेता थे और वो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। पार्टी की सत्ता में बरकरार रखने की बात ही तो छोड़िए, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार, जैसा कि कृतिका जी बता रही थी कि भ्रष्टाचार वहां सबसे बड़ा हावी था, परिवारवाद सबसे ज्यादा हावी था और तमिलनाडु को लोगों को एक नया चेहरा चाहिए था। उनको हिंदी विरोधी, हिंदुओं के विरोधी, नॉर्थ विरोधी जो एक वहां पर एक बनाने की कोशिश की जा रही थी पिछले कई सालों से, उससे जनता कहीं ना कहीं उब गई थी और उसी का परिणाम है कि उदयनिधि जो हैं उनके बेटे, वो भी बहुत मुश्किल से जीत रहे हैं शायद, और खुद स्टालिन हार गए हैं। तो एक नई वहां पर सूर्योदय हो रहा है विजय के नेतृत्व। और एक सबसे खास बात यह है कि देखिए, जब रजनीकांत जिस स्टेट में फेल हो गए हैं, कमल हासन जिस स्टेट में राजनीति बना के फेल हो गए हैं, तो कहा जाता है कि ये दोनों अपने जो स्टारडम था उसके उतार पर गए थे राजनीति में, लेकिन विजय अभी स्टारडम के पीक पर थे और उन्होंने एक तरह से एमजीआर जैसे पीक पर थे, जयललिता पीक पर थी, उसी फेज में विजय वहां पर गए। और तमिलनाडु में माना जाता है कि जो वहां पर जो फिल्मी दुनिया के जो बड़े कलाकार होते हैं उसके पीछे जनता भागती है। तो ऐसे में विजय की जो जीत है जाहिर तौर पर स्टालिन की हार से बड़ी बात है। बिल्कुल, और अपने आप में तमिलनाडु की सियासत के लिहाज से एक बड़ी खबर है और 9,192 वोटों से एमके स्टालिन हारे। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से मौजूद हैं। केरलम के लिहाज से अगर विवेक आपके पास आना चाहें तो जहां पे सत्ता परिवर्तन, एलडीएफ से हटके यूडीएफ आना और लेफ्ट का आखिरी किले का ढहना महत्वपूर्ण है, तो वहीं बीजेपी का 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करना उस बढ़ते विस्तार को दिखाता है जो तिरुवनंतपुरम से जो स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों से शुरू हुआ था। किस तरीके से एक शुरुआती रिएक्शंस पूरे केरलम में दिखाई पड़ रहा है विवेक? केरल में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल में बीजेपी को 3 सीट जीत गया है, वो है नेमम राजीव चंद्रशेखर और कड़कूटम में वी मुरलीधरन जीत गया और चातनूर, कोल्लम के चातनूर में गोपकुमार एक सीनियर आरएसएस लीडर है तो वो भी जीत गए। केरल का पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो इस केरला का पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी जीत बीजेपी को नहीं हासिल किया है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम
in the history of Kerala, BJP is managing to get 3 seats. Assembly में 3 सीट जीत गया और नेमम का उसका मेजॉरिटी है 3,800 सीट्स और कराकूटम में उसका मेजॉरिटी है 2,500 और ये कोल्लम चातनूर में उसका मेजॉरिटी है 4,000 सीट। सो एक बहुत मामला है, बहुत इशू है। बीजेपी को एक नए डायरेक्शन से एक this is going to be a major change as far as Kerala politics is concerned because BJP has actually managed to get 3 seats this time. And remember this time around the Congress ने 104 seats में जीत